हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमूल्य ज्ञान में। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है कि कैसे हुआ था भारत गुलाम। आखिर कैसे चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत को गुलाम कर लिया था, चलिए जानते हैं। 16वीं सदी के अंत में भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका लगभग 1/4 हिस्सा भारत में होता था। इसी वजह से भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। पूरी दुनिया की नज़र भारत पर बनी थी। ऐसे में अंग्रेज भला कैसे पीछे रहने वाले थे। जब अंग्रेज भारत आए थे तब दिल्ली में सम्राट अकबर का राज था और ऐसा माना जाता है कि अकबर अपने दौर के सबसे दौलतमंद राजा में से एक थे। 16वीं सदी में ब्रिटेन में भी गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। उस समय महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती थी। अफसोस कि आपसी गृह युद्ध के चलते ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर केवल 3 से 4% उत्पादन ही कर पा रहा था और इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पीछे छोड़कर काफ़ी अधिक तरक्की कर चुके थे। ब्रिटेन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ब्रिटेन के लुटेरे पुर्तगाल के नाविकों को ही लूट लेते थे। उसी दौरान ब्रिटेन के नाविक कोलंबस को भारत के बारे में पता चला। कुछ समय बाद ही एलिजाबेथ को भी इस बारे में पता लग जाता है। सन 16वीं शताब्दी में 200 व्यापारियों ने जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी खोली तब इस कंपनी ने अपनी कूटनीति के बारे में महारानी एलिजाबेथ को बताया तो वो भी कंपनी को सपोर्ट करने को तैयार हो गई। इस समय भारत में बादशाह अकबर की मौत हो गई। अकबर की राजगद्दी पर अकबर के बेटे जहांगीर को बैठाकर बादशाह बना दिया गया। सन 1608 में जहांगीर अंग्रेजों से बेखबर हिंदुस्तान पर राज कर रहा था और इधर विलियम हॉकिंस अपने जहाज़ों के साथ सूरत में प्रवेश कर चुका था। अंग्रेजों ने भारत आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की घोषणा कर दी। इस प्रस्ताव के साथ ही विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर उस समय तो इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, पर अंग्रेज कहाँ हार मानने वाले थे। वह लगातार इस व्यापारिक समझौते को नए नए लाभ बताकर जहांगीर के दरबार में जाते रहे। अंत में कुछ समय बाद जहांगीर ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजों को व्यापार करने की मंजूरी दे दी। यह मंजूरी मिलते ही अंग्रेजों ने सूरत, पटना, मुंबई और चेन्नई में अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित कर दिया। शुरुआत में कंपनी ने यहाँ के लोगों को रोजगार देकर उन्हें अच्छा धन दिया। इस वजह से यहाँ के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी प्रभावित हुए और कुछ व्यापारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ गए, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं। पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही चला गया और अपने बढ़ते व्यापार की वजह से अंग्रेज़ों के मन में इतना ज़्यादा लालच बढ़ गया कि उन्होंने भारत की सत्ता पर ही कब्जा करने की योजना बना डाली। और इसी उद्देश्य से 1608 में ब्रिटिशों ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी। औरंगजेब से हुई इस जंग में अंग्रेज़ों की बुरी तरह से हार हुई। इस हार से अंग्रेज़ों को एक बात तो समझ आ गई थी कि वो मुगलों को जंग में हरा नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें भारत की सत्ता पर कब्जा भी करना था, जिसके लिए उन्होंने वो कूटनीति अपनाई जिसका फ़ायदा वर्षों के बाद आज भी भारत के राजनेता उठाते आ रहे हैं। वो कूटनीति थी फूट डालो और राज करो की। जंग में हारने के बाद अंग्रेज़ों ने मुगलों से माफ़ी मांगते हुए यह वादा किया कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और औरंगजेब ने कुछ जुर्माना लगाते हुए उन्हें माफ़ कर दिया और अपना व्यापार उसी तरह चालू रखने की आज्ञा दे दी। मुगलों द्वारा अंग्रेज़ों को माफ़ करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और यही गलती उनके अंत का कारण बनी। 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद कई मुगल राजा राज पाने के लिए आपस में लड़ने लगे और इसी लड़ाई के चलते एक समय ऐसा आया जब कुछ कमज़ोर शासक मुगल बादशाह बन गए जो राज को व्यवस्थित ढंग से चला ही नहीं पाए। वही मुगल बादशाह रोज़ नए नए नियम बनाते और उन्हें बदलते रहते और उनकी इसी तरह की गलतियों की वजह से अंग्रेज़ों को मौका मिल गया अपनी चाल चलने का। 1717 में मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को एक फरमान जारी किया जिसमें उन्होंने बहुत छोटी सी रकम सालाना देकर बिना किसी लगान के व्यापार करने की मंजूरी दे दी और इसी दौरान पर्शियन के राजा ने मौका देखकर भारत पर आक्रमण बोल दिया। मुग़ल शासक अपनी सत्ता के नशे में इतने खोए हुए थे कि उन्हें अचानक हुए हमले के बारे में पता ही नहीं चला और पर्शियन आर्मी दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली की गद्दी मुग़लों के हाथ से लगभग छूट ही गई थी। स्थिति को बुरी तरह बिगड़ता हुआ देखकर मुग़ल बादशाह ने तकरीबन उस दौर में 2 करोड़ रुपए और कई बेशकीमती हीरे मोती देकर
दिल्ली की राजगद्दी को बचा लिया। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गए और उन्हें अंग्रेज़ों की साजिश समझ में आने लगी। पर अफसोस कि अब वक्त हाथ से निकल चुका था। इधर अंग्रेज भी भारत पर कब्जा करने के लिए अपनी अलग राजनीति अपनाते जा रहे थे, जिसके पहले चरण में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पद से हटाने के लिए जंग छेड़ दी और साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने वहाँ के हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल दी, जिसे संभालने में नवाब सिराजुद्दौला नाकामयाब रहे। नतीजा अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदेमंद रहा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के सेनापति को अपने साथ मिला लिया और उसे बंगाल का नवाब बना दिया। समय बीतता गया और भारत पर अंग्रेज़ों की ताकत और अधिकार बढ़ते जा रहे थे। सन 1764 में अंग्रेजी फौज ने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल नवाब शाह आलम तीनों को हरा दिया। इसके अलावा निजाम तथा मराठाओं के बीच फूट डलवाकर अंग्रेज़ों ने पहले तो उन्हें लड़वाया और फिर लड़ाई का फ़ायदा उठाकर उनकी कमज़ोर सेना को हराकर उनकी रियासतों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने अपनी इसी तरह की राजनीति और कूटनीति को अपनाते हुए 18वीं सदी तक भारत के लगभग हर क्षेत्र पर अपना पूर्ण कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने व्यापार तथा अन्य चीज़ों पर मनमाना टैक्स लगाकर खूब कमाई की और भारत को अंदर तक खोखला कर दिया। अंग्रेज़ों को भारत में पूरी तरह राज करने के लिए कुछ भारतीयों को भी अपने साथ मिला लिया, जिनसे उन्हें आगे चलकर खूब फायदा हो सकता था। अंग्रेज़ों ने भारत में कुछ तो अच्छे काम किए थे, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे लाना इत्यादि, जिससे भारत के कुछ समाज सुधारक अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। यही वजह थी कि 1857 की क्रांति में भारतीयों को हार मिली। भारत पर जीत के साथ ही अंग्रेज़ों ने मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून की जेल में भेज दिया और उनके बेटे तथा खानदान के लोगों को मौत की नींद सुला दिया और भारत को पूर्ण रूप से अपना गुलाम बना लिया। भारत को गुलाम होने का मुख्य कारण आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को